हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। देखिएगा, राजस्थान बेस्ड ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है संजय अग्रवाल जी द्वारा प्रमोटेड कंपनी है। और ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर जो है दिग्गज बैंक है। आप ये कह सकते हैं कि अपने सेगमेंट के अंदर जो है लीडरशिप पोजीशन के अंदर है ये, अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें। और इसको वैल्यूएशंस भी जो है प्रीमियम मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो शेयर है ये हालांकि काफ़ी ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हुआ है। और अब यहाँ पे इसके जो रिजल्ट हैं उसके ऊपर जो है डाउट आप देखिएगा सबको ही बने थे। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो वहाँ जिस तरीके से पिटाई हुई थी मार्च के महीने में, और वहाँ पर उसके बाद भी जो है एक डाउट बना हुआ था मोरेटोरियम की वजह से। तो ये जो तरीके के बैंक हैं इनको एनालिसिस करने में जो है काफ़ी ड्यू डिलीजेंस जो है कि रखनी पड़ती है, वो बहुत कर्तव्य परायणता के साथ जो है आप इसको देखना पड़ता है। तो देखिएगा काफ़ी देर जो है इसका मैंने अध्ययन किया और उसके बाद मैं आपके साथ जो है बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो इंटरेस्ट अर्निंग है इसकी वो 118,345 लैक्स के अंदर है। तो मैं जनरली करोड़ में इनको बोलूँगा। तो अगर आप देखेंगे पिछले साल से, अगर क्वार्टर पिछला साल अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर से तो ये जो इम्प्रूव करते हैं हर बार उसी तरीके से इन्होंने ग्रो किया हुआ है। और सीधी सी बात ये है कि ये जो ग्रोथ है ये करीबन करीबन 25% है अगर इंटरेस्ट अर्निंग की बात करें। लेकिन पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल म्यूटेड है, वहीं पर है जहां पिछले क्वार्टर में थे। इंटरेस्ट की अर्निंग जो है एडवांस पे बिल्स के ऊपर वही है जो पिछले क्वार्टर के अंदर थी। जनरली मैं ईयर ऑन ईयर बैंक को कंपेयर करना ठीक नहीं समझता। मुझे लगता है कि ये सीजनल बिजनेस नहीं है, तो जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है एनालिसिस करना चाहिए बजाय कि ईयर ऑन ईयर। तो देखिएगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे बढ़ी है। अब देखिएगा ये जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे दिमाग में एक ही बात आती है कि क्या इन्वेस्टमेंट की इनकम बढ़ रही है, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि आप लोन नहीं बांट रहे हैं और आप पैसा इन्वेस्टमेंट में रख रहे हैं। तो देखिएगा बैंक इस समय पर जो है इंडिया की ग्रोथ के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में वो अपने आप को बचा रहे हैं। और यहीं पर आपको दूसरी चीज़ भी समझ में आएगी कि जहाँ पर 1131 लैक्स के जो है आपको इंटरेस्ट मिल रहा था आरबीआई से, वो अब देखिएगा 2180 है। तो लगभग लगभग डबल जो आप इंटरेस्ट जो है आप आरबीआई से कमा रहे हैं। और पिछले साल के मुकाबले देखेंगे तो 5 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स। तो आप ये समझिएगा कि जो बैंक के पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं उन डिपॉजिट्स को बैंक अभी लोन बांटने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अपने पास कैश रख रहे हैं आरबीआई के पास, जिससे कि उनको इंटरेस्ट की अर्निंग आ सके। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो अदर इनकम्स हैं वहाँ पर भी जो है यहाँ पर इनकी भी जो है अदर्स वाले जो पोर्शन है उसमें 1040 लैक्स हैं। तो अल्टीमेटली ये तो कम हुई है। तो अदर वाला पोर्शन जो है जनरली सभी बैंकों को कम है, तो इनका भी कम है। और अदर इनकम्स का जो फीचर्स है उसके अंदर अगर हम बात करें तो वो अदर इनकम्स जो है यहाँ पर पिछले दोनों क्वार्टर जो हम कंपेयर करें उन सबसे ज़्यादा है। और इसमें देखिएगा ध्यान रखिएगा हर क्वार्टर में ये एक आवास फाइनेंसर इनकी जो है सब्सिडरी कंपनी है उसके अंदर आवास फाइनेंसर के अंदर ये स्टेक सेल करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली उसमें जो है सेल करके इन्होंने यहाँ पे इस बार भी और सारे क्वार्टर में उन्होंने जो है प्रॉफिट यहाँ पे कमा के उसको बेचने लग रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो टोटल इनकम्स हैं वो 140,991 है। जो अभी आप देखिएगा तो इस पिछले जो अगर आप मार्च का क्वार्टर देखें यानी कि वह जो 20 का उसमें 136,659 से भी ज़्यादा है। और अगर आप जून का क्वार्टर देखें 2019 का तो उससे भी ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली टोटल इनकम जो है बढ़ती हुई नजर आई है। हालांकि देखिएगा पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट है ये केवल और केवल अदर इनकम्स की वजह से है, जबकि और बैंक्स के अंदर अदर इनकम्स इतनी ज़्यादा नहीं आई हैं जितनी इनके पास आई हैं। तो सीधी सी बात है यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से मैनेज किया है। तो यहाँ पर क्योंकि और बैंकों को जब एनालिसिस कर रहे थे तो वो इसको मैनेज नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा डाउट भी बनता है कि इसमें क्या कंपोनेंट ऐसे थे जिसमें इन्होंने पैसा कमाया। क्योंकि अगर गेन भी देख लें आवास फाइनेंसर का तो वो बहुत बड़ा नहीं है, जो बाकी पीरियड्स में जैसा था उसी के लाइन पे है। और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की बात करें तो इंटरेस्ट इन्होंने ज़्यादा पे किया है। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट लिया तो उतना ही है लेकिन पे ज़्यादा किया। इसका मतलब इनको जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है वो इनकी बढ़ रही है, जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो बढ़ रही है। और उसके बाद एम्प्लॉय की कॉस्ट जो है वो अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय की कॉस्ट में करीबन करीबन 10% की कमी देखने के लिए मिली है। और अदर एक्सपेंसेस तो लगभग लगभग 90% कम हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा कंसर्न बनाते हैं कि ये अदर एक्सपेंसेस कम किस लिए हो गए। चलिए मानते हैं कि कुछ जो है वर्क फ्रॉम होम है तो उससे काफ़ी खर्चा कम हो जाता है, जैसे अभी हम एच डी एफ सी एम सी में बात कर रहे थे। बट ये बहुत बड़ा खर्चा जो है कम हो रहा है। तो देखिएगा हालांकि ये चीज़ें ठीक है क्योंकि अगर ऑडिट
वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है तो उन पर तो हम उंगली उठाते ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, अनऑडिटेड इन्फॉर्मेशन हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि इनमें बाद में भी कुछ और करेक्शंस भी देखने के लिए मिले, बट थोड़ा सा एक कॉज ऑफ कंसर्न जो है वो यहाँ पे माइंड के अंदर आता है, जिससे टोटल खर्चे जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में जो है आप देखिएगा सेम बिजनेस के लिए करीबन करीबन जो है 10% कम खर्चे हुए हैं। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर तो कंफर्ट है कि चलिए अगर इनमें अगर किसी तरीके की कोई अगर रिवाइज नहीं होती हैं चीज़ें, तो बहुत अच्छे जो है इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न किए हैं, और पिछले ईयर ऑन ईयर पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी यहाँ पर दोनों में जो है इन्होंने अगर देखें तो एक सब्सटेंशियल ग्रोथ दिखाई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और अब आते हैं प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, तो देखिएगा प्रोविजन जो है वो है 18125, तो यानी कि 181 करोड़ का जो प्रोविजंस है वो इन्होंने यहाँ पे किया, जो पिछली बार 150 करोड़ के थे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो कम होते हुए नजर आए हैं, और उसकी वजह से यानी कि प्रोविजंस की वजह से, क्योंकि जो प्रोविजंस पहले केवल 31 करोड़ के थे अगर ईयर ऑन ईयर देखें, और पिछले क्वार्टर में 150 करोड़ के आसपास थे, तो यहाँ पर जो है ये प्रोविजन बढ़े हैं। और उसके बाद टैक्स का जो बेनिफिट है यहाँ पे मिला, क्योंकि यहाँ पे टैक्स हायर रेट पे था ईयर ऑन ईयर में, अब जो है टैक्स रेट कम पे है। तो ये देखिएगा, तो ये जो पूरा करीबन 200 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट कमाया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई इनकम है नहीं। और पेड अप शेयर कैपिटल से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम एक शेयर की ईपीएस निकालते हैं 6.58, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से ज़्यादा है। और यहाँ पर जो अगर हम Q1Q पे देखें तो उससे तो करीबन करीबन 50% ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखने से रिजल्ट ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। और लेकिन जो है मेरे दिमाग के अंदर दो ही चीज़ें आ रही हैं कि एक्सपेंसेस किस तरीके से रिड्यूस हुए हैं, अगर उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी होती तो जो है ज़्यादा रिलायबिलिटी फैक्टर आ जाता। और दूसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो ग्रोस एनपी हैं वो देखिए बढ़ेंगी नहीं, ग्रोस एनपी बढ़ेंगे नहीं, वो इस बैंक के लिए नहीं, सभी बैंकों के लिए। रीज़न क्या है कि यहाँ पर नए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आएंगे नहीं। रीज़न ये है कि जो भी डिफ़ॉल्ट हैं वो बाद में जब मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद से कैलकुलेट होने शुरू होंगे, तो मोरेटोरियम पीरियड में कोई भी एनपी आएगी नहीं। हालांकि बैंक अपनी मर्जी से चाहे तो किसी को डिक्लेयर कर सकता है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे अगर कुछ रिकवरी आ गई होगी तो आप देखिएगा ये एनपीए जो है इनको कम होती हुई नजर आई है। तो ग्रोस एनपी इनकी कम हो रही है, और रीज़न ये था कि नया क्लासिफिकेशन आना नहीं था। और यही देखिएगा अगर आप पिछले साल की भी बात करें तो उससे भी दोनों क्वार्टर में जो भी मोरेटोरियम पीरियड से रिलेटेड थे, मोरेटोरियम की वजह से जो है नई एनपी आई नहीं, तो 2 क्वार्टर के अंदर इनको जो है एनपीए का जो बेनिफिट है वो मिल रहा है। तो जब वो एनपीए वास्तव में निकल कर आएंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में क्या एनपीए की पोजीशन है। तो तब तक जो है बैंकों पे जो है थोड़ा डाउट बनाए हुआ है, और इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत बड़ा जो है रनअप जो है बैंकों के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग में अभी भी ये डाउट है कि अगर ये एनपीए हो गया तो जो है वास्तव में जो शेयर होल्डर फंड है या जो नेटवर्थ है बैंक्स की उस पर क्या इंपैक्ट आएगा। आप देखिएगा यहाँ पे ट्रेजरी इनकम्स में भी एक ही बात पता चल रही है, आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। देखिए 197 करोड़ से 406 करोड़ की ट्रेजरी इनकम्स हो गई। ट्रेजरी मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि आप देखिएगा करीबन करीबन जो है 2.2 टाइम्स जो है आपने ट्रेजरी इनकम्स बढ़ा लिया। तो सिंपल यहाँ पर क्या लग रहा है, ये एक ही बात लग रही है कि भाई साहब बैंक तो लोन ही नहीं बांट रहे। इसी तरीके से रिटेल बैंकिंग का देखिएगा, इंटरेस्ट कम आया है। इंटरेस्ट कितना कम आया है? इंटरेस्ट आया 15% कम, 15% कम हो गया। होलसेल बैंकिंग में भी कम आया है। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने अपना सारा पैसा तिजोरी में बंद कर रखा है। ट्रेजरी इनकम्स आपके पास आ रही हैं, यानी कि जो आप निवेश कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपका बैंकिंग बिजनेस से प्रॉफिट आपका पिछले क्वार्टर से कम होता हुआ नजर आया, यानी कि जो इंटरेस्ट है। इसी तरीके से अगर आप एक्सपेंसेस भी देखेंगे तो ट्रेजरी में, ट्रेजरी के रिजल्ट से प्रॉफिट बढ़ा है, यानी कि जो निवेश आपने करा है, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उससे से आपके रेवेन्यूज बढ़े हैं, उसी से आपके प्रॉफिट्स बढ़े हैं। तो ये देखिए 167 का जो है ट्रेजरी इनकम्स है। इसी तरीके से रिटेल बैंकिंग में जो 81 के प्रॉफिट थे वो 67 के प्रॉफिट है। होलसेल बैंकिंग में 42 के प्रॉफिट थे, यहाँ पे 25 करोड़ के हैं। तो अल्टीमेटली बैंकिंग में तो खराब कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो देखिएगा ये आगे चल के जो है, अभी तो हमें लग रहा है ठीक है जी रिजल्ट को इन्होंने मैनेज कर लिया और सभी बैंकों ने, लेकिन एक चीज आप देखिएगा ये कंट्री के लिए भी और बैंक के लिए खुद के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आज आप लोन नहीं दोगे तो आपकी ग्रोथ होगी नहीं। लेकिन आपको पता कोविड के चक्कर में आप तो प्रोविजन बना रहे हो और प्रोविजन का अमाउंट कम है। अगर ये देखें कि आप लोन बांटने में इतना डरे क्यों हैं, और आप जब रिपोर्टिंग करते हैं कि हाँ जी हमारी रिकवरी अच्छी हो रही है, तो रिकवरी अच्छी हो रही है तो लोन क्यों नहीं बांट रहे, तो ये कंट्राडिक्ट कर रही है बहुत सारी चीजें। तो जो बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस में जो कंट्राडिक्ट करने वाली चीजें वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या शेयर कर रहा हूं कि देखिएगा लोन बुक तो बढ़ा नहीं रहे हैं,
और ये कह रहे हैं रिकवरी अच्छी हो रही है। देखिए इनकी भी अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी। ये आपको ये देखिएगा, ये देखिएगा, कहता है जी कंप्लीट मोरेटोरियम हैज बीन एबल्ड बाय 11% ऑफ द बोरोअर। उसके बाद भी क्या कह रहे हैं कि एसएमए पूल के अंदर ये भी जो है स्क्रूटनाइज पोर्टफोलियो है जो 2768 करोड़ का। तो इसमें अभी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर अभी इसका फायदा नहीं, यहाँ पे आइए आप, क्योंकि जब तक अभी वो नया क्लासिफिकेशन आना नहीं है। तो फुल ईएमआई रिकवरी हैज बीन इंप्रूव टू 67% इन द मंथ ऑफ जून फ्रॉम 53 इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में 53 रिकवरी हो रही थी, अब 67 हो रही है। ऑन एन एवरेज 80% कस्टमर पेज इन फुल एंड अनदर 5% इन नॉर्मल टाइम्स, 5%। therefore gap in activation is only 13% which expected narrow down in the जुलाई इन अगस्त। तो केवल कह रहे हैं कि 13% में दिक्कत है जो भी मोरेटोरियम है। तो भाई साहब आप लोन क्यों नहीं बांट रहे ग्रोथ करने के लिए? तो अल्टीमेटली लोन तो बांट नहीं रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रिकवरी हमारी ठीक आ रही है। अगर रिकवरी आपको ठीक आ रही है तो फिर तो आपको लोन बांटना चाहिए, कम से कम एग्जिस्टिंग कस्टमर जहां से आ रहा है उनकी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये कुछ डाउट जो है मन में जो है क्रिएट करते हैं, जो मैं आपके साथ कर रहा था। अब देखिएगा इनकी वैल्यूएशंस बात करें अगर बैंक की, अगर हम बैंक की वैल्यूएशंस की भी अगर हम बात करें तो बैंक की वैल्यूएशन क्या है? बैंक आज भी जो है 33 की पी रेशियो के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। अगर ट्रेलिंग बेसिस पे भी बात करें तो 33 की पी रेशियो पर जो शेयर ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी बात करोगे तो 7.02। तो ये जो वैल्यूएशन है ये थोड़ी सी रिच लग रही है मुझे। और ये देखिएगा शेयर जब मार्केट के अंदर जब करेक्शन आई तो ये ऊपर के प्राइजेस से गिरा था। अगर आप देखेंगे इसके ऊपर के प्राइजेस तो आप देखिएगा इसके जो 52 वीक हाई हैं वो क्या है, वो है 1218 रुपये और 366 के जो है लो बनाए थे। तो वहां से रिकवरी कर ली इसने काफी अच्छी अभी प्राइस में। लेकिन वैल्यूएशन देखिएगा, अब अगर अभी भी ये शेयर 30 से ऊपर की पी रेशियो पर अगर हम इसको मान लें कि आ जाए तो ये जब ऊपर के प्राइसेस में तो क्या 50-60 की पी रेशियो पे, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रिच होते हैं तो वो इसलिए होते हैं कि ग्रोथ बहुत है। लेकिन अगर ग्रोथ में कहीं पर भी रुकावट आएगी तो ऐसे शेयर्स में बहुत करेक्शन जो है आने की संभावना रहती है। तो देखिएगा ये जो पूरा एनालिसिस मैंने आपको किया, इस एनालिसिस से क्या चीज निकल के आई कि देखने में रिजल्ट काफी अच्छे लग रहे हैं, ग्रोथ वाले लग रहे हैं, लेकिन हमारे को कुछ चीजें कंट्राडिक्ट कर रही है। एक तो जो एक्सपेंसेस वाला पोर्शन है वो सब्सटेंशियली कैसे डिक्रीज हो गया, जिसमें एम्प्लॉय की कॉस्ट भी और अदर एक्सपेंसेस भी। दूसरी बात जो हमारे को वो डाउट क्रिएट कर रही है वो ये कि सारा पैसा आप इन्वेस्टमेंट से ट्रेजरी से कमा रहे हैं, तो बैंक की जो परफॉर्मेंस है, जो बैंकिंग ऑपरेशंस है, उन पर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, वो आपने कहीं पर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दी होती तो वो बहुत अच्छा रहता। और तीसरी बात ये थी कि ये अभी आगे कब तक चलेगा, आपकी क्या व्यू है मैनेजमेंट की, वो अगर यहाँ पे कमेंट्री मिलती तो और बहुत अच्छे एनालिसिस यहाँ पे मिल सकते थे। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं क्लियर, तब तक जो है मैं खुद पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि क्लियरिटी ना होने की वजह से बैंकिंग स्टॉक्स जो है अभी मुझे फेवरेट नहीं लगते किसी भी एंगल से। हालांकि बहुत सारे जो बैंक है जिन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोविजंस बनाए हैं, जैसे कि मैं एक्सिस बैंक के रिजल्ट का एनालिसिस कर रहा था तो उसने काफ़ी प्रोविजंस बनाए हैं। तो अगर वहाँ से जो है करेक्शंस होती हैं तो वहाँ पर एक बार दोबारा से हम रिव्यू करेंगे जो है रिजल्ट्स को भी और प्राइजेस को भी और आगे की जिस तरीके की परफॉर्मेंस होगी। तो इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।